कंसोलिडेशन हमें पता है, एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को आके खरीद लेती है, इसको आके ये एक्वायर कर लेती है, परचेज कर लेती है। और जो मेन चीज याद रखने वाली वो ये है कि ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं, कंसोलिडेशन से पहले भी ये बना रहे थे, कंसोलिडेशन के बाद भी बनाते रहेंगे। ये हमेशा ये इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते रहे। पेरेंट एक एक्स्ट्रा काम करेगा, वो बनाएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके सिलेबस में है बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, यानी कि पेरेंट ये भी करेगा, ये भी करेगा। ये तो वो कर ही रहा था, करता रहेगा। अब एक्स्ट्रा एडिशनल वो ये काम भी करेगा, और जो सब्सिडी है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता रहेगा। इसमें अभी हम डिस्कस करने लगे हैं बैलेंस शीट। एक दो तीन तीन बी चार पाँच। अरे यार, ठीक है जी, कोई इतराज? नो सर। आज बैलेंस शीट को एक नए एंगल से देखते हैं एक साथ। हमें पता है पेरेंट की बैलेंस शीट होती है, सब्सिडी की बैलेंस शीट होती है। पेरेंट की बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट, यहाँ पे भी नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, करंट एसेट। इक्विटी एंड रिजर्व्स में शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, और लायबिलिटीज में नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। यही काम यहाँ पे हो जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। इसके अंदर मल्टीपल एसेट्स हो सकते हैं, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी भी होगा। मल्टीपल एसेट्स, मल्टीपल करंट एसेट, मल्टीपल करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटी, ये दोनों की बैलेंस शीट है। कोई इतराज? नो सर, कोई इतराज नहीं है। हमने बैलेंस शीट की करनी है कंसोलिडेशन। सबसे पहले आपने बनाना है फॉर्मेट, कंपनी का नाम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कंसोलिडेटेड, ये पूरा पूरा लिखना है। एज एट जो डेट होगी वो आ जाएगी, रुपीज इन, मिलियन, थाउजेंड। जो हेड पेरेंट की बैलेंस शीट में है वो सारे बना दें। और कुछ चीजों को छोड़ के आप क्या करोगे, स्ट्रेट अवे इसको ले आओगे, जिसमें all assets and liabilities
एक्सेप्ट एसेट एंड लायबिलिटी में इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी, शेयर कैपिटल ऑफ पेरेंट नहीं, शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडी, रिटेन्ड अर्निंग ऑफ सब्सिडी, रिटेन्ड अर्निंग ऑफ पेरेंट, ये 4 चीजें हैं जो स्टेट नहीं है, यानी कि इन्वेस्टमेंट एंड सब्सिडी, शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडी, रिटेन्ड अर्निंग ऑफ सब्सिडी, रिटेन्ड अर्निंग ऑफ पेरेंट, ये 4 चीजें स्टेट नहीं आ रही हैं। बाकी सब लेट्स से इस तरीके से हम ऐड कर देंगे। और ये जो शेयर कैपिटल है ये पेरेंट का आएगा, क्योंकि हम स्टेट शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडी नहीं लेंगे। रिटेन अर्निंग बन जाएगा CRE और नीचे आएगा NCI वर्किंग 3 वर्किंग 2। यानी कि हमने यहाँ पे क्या सीखा कि सब कुछ स्टेट ले जाना है इन 4 चीजों के अलावा, इन 4 चीजों के अलावा। तो फिर ये 4 चीजें किधर जाएंगी? ये 4 चीजें जाएंगी वर्किंग में। एक बनेगा गुडविल का टी अकाउंट, एक बनेगा वर्किंग 1, वर्किंग 2 और CRE वर्किंग 3, चौथी वर्किंग बनेगी रिजर्व्स की। ये 4 चीजें, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ जाएगी, ये जो पहली थी, शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडी, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल जो पेरेंट का है रिटेन अर्निंग वो यहाँ पे आ जाएगा, सब्सिडी का यहाँ पे आ जाएगा। इट मीन्स हमने इन्वेस्टमेंट को गुडविल के अकाउंट में फेंक दिया, पेरेंट का रिटेन अर्निंग यहाँ पे आ गया, सब्सिडी का रिटेन अर्निंग यहाँ पे आ गया, और शेयर कैपिटल कुछ गुडविल में आ गया, कुछ NCA में आ गया। ये 4 फिगर जो हम स्टेट नहीं लेकर गए तो यहाँ पे हम वर्किंग्स में पुट करते हैं। जी दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई इतराज, कोई फ्लो समझ आया? हाँ जी, ओके, फ्लो समझ आया थे? जी सर, आ गया। इस पेज पे हमने देखा फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट कैसे बनाएंगे? सारे हेड्स आ जाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। ये आपने पूरे पूरे वर्ड लिखने हैं, पेरेंट का नाम, स्टेटमेंट का नाम, एज एट, डेट आ सर जाएगी, आपकी सारे हेड्स साउंड में। इतने खराब हो रही है। पता नहीं बच्चे, मैं क्या कर सकता हूँ, बारिश भी हो रही है बाहर। मैं तो बोल रहे हैं ना, मैं तो कोशिश कर रहे हैं ना, मैं की करा दस हैं। बाकी किसी को आवाज का इशू आ रहा है? नो सर, मुझे तो सही आवाज आ रही है आपकी। बच्चे फिर आपके इंटरनेट का मसला है, या तो सबको आ रही होती है, मसला होता फिर तो ठीक है। अच्छा जी, फिर फॉर्मेट में नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, इक्विटी एंड रिजर्व्स, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, जितने हेड्स हैं ये सारे हेड लिख लोगे। यानी कि नॉन करंट एसेट, करंट एसेट सारे, नॉन करंट में सिर्फ एक चीज ये साइड पे कर लेंगे। इक्विटी एंड रिजर्व में पेरेंट का इक्विटी आ जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग, पेरेंट का, सब्सिडी का, शेयर कैपिटल, ये 4, यानी कि ये 4 फिगर आप ये स्ट्रेट पुट नहीं करोगे, ये 4 फिगर यहाँ पे आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट, शेयर कैपिटल किसका? सब्सिडी का,
पेरेंट का रिटेन अर्निंग और पेरेंट के रिजर्व। यानी कि हम अगर इसको और इसको देखें तो ये सारे का सारा बैलेंस शीट में पुट हो चुका है, और 4 फिगर जो बैलेंस शीट में पुट नहीं हुई वो वर्किंग में पुट हो गई। हाँ जी, कोई इतराज? तो कोई हाँ ना कर दे, उधर मुताल किधर हो? 2-3 लोग। यस सर समझ आ गई है। ओके, अब हम बात करते हैं रिजर्व्स की। रिजर्व्स के दो हिस्से होंगे, प्री पोस्ट। प्री कौन सा होगा? जो एक्विजिशन के टाइम पे था, जब मैंने सब्सिडी को एक्वायर किया उस दिन उसके रिजर्व्स कितने थे, वो हैं प्री। उसके बाद यानी कि उस दिन तक टोटल खरीदने के वक्त टोटल उसके रिटेन अर्निंग कितने थे, वो आ जाएंगे प्री में। उसके बाद जितना लेट्स से 10,000 ये था, और जब साल खत्म हुआ तो 12,000 था, तो 10,000 तो यहाँ पे आ गए। उसके बाद फिर 2,000 रिजर्व्स के हम दो हिस्से कर लेंगे कि एक खरीदने के वक्त, एक खरीदने के बाद। ये जो एनसीए के टी अकाउंट बना रहे हैं क्या है वो देखें। सबसे पहले तो आप इस चीज को समझिए, ये जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपने लेट से इन्वेस्टमेंट की है 200। किसी भी कंपनी को जब देखते हैं तो उसकी बैलेंस शीट देखते हैं, और वो कैसे होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू के 200 के एसेट हैं, 150 की लायबिलिटीज हैं, 50 है हमारे पास इक्विटी एंड कि अगर मैं इसको खरीदूंगा तो मेरी जेब में 200 आएगा, उसमें से मुझे 150 पे करना पड़ेगा, नेट करके ये बचेगा। दिस इज द नेट वर्थ ऑफ सब्सिडी। बेसिकली मैं इसके अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अगर तो मैंने ये 100% खरीदा है, फिर तो इक्विटी एंड रिजर्व्स 100% मेरा है। अगर मैंने 90% पे खरीदा है, इक्विटी एंड रिजर्व्स में से जो 10% है वो मेरा नहीं है, वो 10% हम एनसीए में लेकर, यानी कि 90% का तो मैं मालिक हूँ, 10% के मैं मालिक नहीं। तो जितने परसेंट के मैं मालिक नहीं हूँ उसका जो डिटेल है, उसकी जो एक एक चीज है, वो कहाँ पे आ जाएगी, शेयर कैपिटल में। जैसे एनसीए में जैसे शेयर कैपिटल का हमने शेयर दे दिया, प्री पोस्ट का अगर मैं यहाँ पे इसका ब्रेकअप करूँ तो एक मेरा हिस्सा है, एक एनसीए का हिस्सा। प्री में जितने रिजर्व थे उसमें ये, और जो कमाया है उसमें कुछ मेरा हिस्सा है। लेट से 100 रुपए कमाया है, 90% मेरा है, तो 100 में से 90 मेरा है, 10 उसका है। इसका मतलब इक्विटी में से उसको उसका हिस्सा दे दिया, और रिजर्व्स, रिजर्व के फिर दो हिस्से कर दिए, उसमें से भी उसका हिस्सा दे दिया, प्री में और पोस्ट में भी। तो ये यहाँ प्री से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, पोस्ट से उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो जो मैंने नहीं खरीदा उसका शेयर कहाँ पे चला जाएगा, उसका शेयर चला जाएगा एनसीए। फिर ये जो हमने सीआरई बनाया है, यहाँ पे अगर आप देखें, मेरा, मैं पेरेंट हूँ, मेरा हिस्सा, और जो कमाया है, क्योंकि खरीदने के बाद वो मेरी है, उसमें से जो उसने टोटल कमाया उसमें से जो मेरा हिस्सा 90% वो यहाँ पे आ जाएगा। इसकी एंट्रीज भी कर लेंगे। अब ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट की 200 की, ये 50 के अगेंस्ट की, इसका मतलब 250 मैंने उसकी गुडविल के दिए। इट मींस जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया इसमें इक्विटी का शेयर भी आ जाएगा, जिस दिन खरीदा उस दिन रिटेन अर्निंग का शेयर भी आ जाएगा, गुडविल आ जाएगी। अब गुडविल कैलकुलेट करने के दो तरीके, प्रोपोर्शनेट, फेयर वैल्यू। प्रोपोर्शनेट में सिर्फ और सिर्फ पेरेंट, यानी कि 90% मैंने खरीदा है तो 90% शेयर कैपिटल से, 90% प्री एक्विजिशन रिजर्व्स में से, तो मेरी गुडविल आ जाएगी। अगर ये फेयर वैल्यू हो तो इसका मतलब है पेरेंट और एनसीए दोनों की। इट मींस हम एक और बना लेंगे जिसमें आ जाएगा एनसीए की गुडविल। जैसे मैंने 90% खरीदा है 50 का, 90% खरीदा 50 का, यानी कि 45 मैंने खरीदा और मैंने 200 दिए,
तो इसमें मेरी गुडविल आ जाएगी। अगर उसने कहा कि फेयर वैल्यू मेथड, वो कहते हैं यार ये जो बाकी 10% बचता है उसके भी गुडविल कैलकुलेट करो जैसे हम ये कैलकुलेट करते हैं। इट मींस जब प्रोपोर्शनल मेथड होगा तो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट की गुडविल कैलकुलेट करेंगे, और जब कौन सा मेथड होगा, जब मेथड होगा फेयर वैल्यू, तो उसमें हम पेरेंट और एनसी दोनों की गुडविल कैलकुलेट कर रहे होंगे। जी भाई, यस सर, समझ आ गई है। समझ आ गई। यस सर। अब हम चलते हैं दोस्तों एडजस्टमेंट्स। जैसे हमने गुडविल की बात की, प्रोपोर्शनेट फेयर वैल्यू, पेरेंट की गुडविल, यहाँ पे पेरेंट प्लस एनसीए की गुडविल। पेरेंट की गुडविल जब हम कैलकुलेट करेंगे उसको हम उठा के बैलेंस शीट में ले जाएंगे। एनसीए के जब गुडविल करेंगे इसको भी उठा के हम गुडविल में ले जाएंगे, यानी कि गुडविल डेबिट हो जाएगा, एनसी क्रेडिट हो जाएगा। अब हमारे पास एक ही गुडविल के अकाउंट में ये एनसीए की भी आ गई, ये इन्वेस्टमेंट थी, यहाँ पे शेयर कैपिटल फ्री है, तो नेट करके मेरे पास ये गुडविल आ गई। अब ये पॉजिटिव हो सकती है, बैलेंस शीट में चली जाएगी। अगर नेगेटिव हो तो फिर ये इनकम है, सीआरई डेबिट और गुडविल क्रेडिट। सर ये जो भी आपने एंट्री की है इसमें आपने गुडविल को क्रेडिट करके कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट किया है, इससे तो हमारी वो एक्सपेंस नहीं हो जाएगा ये? एक मिनट रुको, उल्टी कर दिए। ये उल्टी कर दी, इसको ठीक करते हैं। ये ऐसे नहीं है भाई, इनकम है ना, जैसे बीपी होगा। तो सीआरई में चला जाएगा और गुडविल क्या हो जाएगा, ऐसे ही होगा। इनकम ठीक है ना। यस सर, वो हमारा परचेज बारगेन जो होता है, गेन। इसको हम कहते हैं बार्गेन परचेज ऑप्शन। ये कब होता है कि यार उसका इक्विटी एंड रिजर्व्स 50 के थे, मैंने 40 दिया, इसका मुझे मुझे 10 का फायदा हो। 10 का फायदा मतलब इनकम। जैसे उसका 50 का था, मैंने 200 दिए, तो मुझे 150 ज्यादा देने पड़े, ये गुडविल के। गुडविल पॉजिटिव होगी तो उसको बैलेंस शीट में ले जाएंगे, नेगेटिव होगी तो उसको उठा के हम सीआरई में पुट कर देंगे। अगर अब हमने यहाँ पे दो एडजस्टमेंट्स की, एक ये गुडविल डेबिट एनसीए क्रेडिट, ये हम यहाँ पे चीजें पुट करते रहेंगे, एनसीए की गुडविल और एनसीए, तो आपके सामने ये मास्टर वर्किंग बन जाएगी, टी अकाउंट्स वर्किंग बीएनटी की। दूसरा, अगर नेगेटिव गुडविल होती तो गुडविल को उठा के हम कहाँ पे ले जाते, हम ले जाते यहाँ पे इनकम। जी, गुडविल के एडजस्टमेंट पे कोई मसला? नो सर, कोई सर मसला नहीं। नेगेटिव
नेगेटिव होगी तो हम एक सीआरई वाला तो सीआरई में लेके जाएंगे, पर बीपीओ का एक हेड बनाएंगे ना बैलेंस शीट में। उधर सीआरई हेड ही है, वो तो इनकम स्टेटमेंट तक पहुंच गई है। सीआरई एक हेड है ना, ओके हेड के सॉरी, अंदर ठीक आ है, गई। ओके सर, जी जी ठीक है सर। और अगर गुडविल पॉजिटिव होगी तो हम यहाँ पे आके गुडविल वर्किंग वन और आंसर दे देंगे। मैं सारी पॉसिबिलिटी साथ साथ बनाता जाऊंगा। पॉजिटिव होगी तो बैलेंस शीट में, नेगेटिव होगी तो सीआरई में। एनसीए के भी साथ गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको उठा के गुडविल में ले जाएंगे। कैसे? ऐसे गुडविल डेबिट हो जाएगा, एनसीए क्रेडिट, यानी कि एनसीए का एनसीए में आ जाएगा। और जो गुडविल यहाँ पे रखने का मतलब है कि आप पेरेंट की तो हम इस टी अकाउंट में कैलकुलेट कर ही रहे हैं, दूसरे भी आ जाए। अब आते हैं इम्पेयरमेंट। ये भी डिपेंड करता है गुडविल के ऊपर। अगर प्रोपोर्शनेट मेथड है तो इम्पेयरमेंट का एक्सपेंस सिर्फ पेरेंट को जाना चाहिए। अगर फेयर वैल्यू है तो पेरेंट प्लस एनसीए को, यानी कि गुडविल ने तो क्रेडिट होना ही होना। डेबिट क्या होगा? या सीआरई होगा या सीआरई प्लस पोस्ट। इट मींस कि अगर मैं इम्पेयरमेंट की कैलकुलेशन देखता हूं और गुडविल का मेथड सिर्फ प्रोपोर्शनेट है तो सिर्फ ये एंट्री करेंगे, प्रोपोर्शनेट। अगर फेयर वैल्यू है तो जो जितना मेरा हिस्सा है वो मेरे पास आ जाएगा, जितना उसका हिस्सा है उसके पास आ जाएगा, और गुडविल हो जाएगी क्रेडिट। अब इन दोनों एंट्रीज को पोस्ट करते हैं। सीआरई अगर तो फेयर वैल्यू थी, इम्पेयरमेंट यहाँ पे आ जाएगा इम्पेयरमेंट, और गुडविल क्रेडिट ये हमेशा आप जाके बैलेंस शीट में करेंगे इम्पेयरमेंट, यानी कि गुडविल जो क्रेडिट होगी ये एंट्री पोस्ट होगी। ये एंट्री भी पोस्ट करें तो गुडविल वैसी बैलेंस शीट में जाएगी। सीआरई डेबिट पोस्ट है क्रेडिट, अगर इसकी सीआरई और एनसीआई, अगर आप गौर करें तो पोस्ट एक्ट टूट के सीआरई और एनसीआई में जाता है, तो हम क्या करेंगे? हम इसको पोस्ट एक्ट को डेबिट कर देंगे। इम्पेयरमेंट जो भी फिगर होगी इम्पेयरमेंट इसमें से लेस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इम्पेयरमेंट में जब सेग्रीगेट करेंगे तो उसने सीआरई और एनसीआई को ही क्रेडिट करना है, कम करना है। इट मींस कम करना है, क्रेडिट नहीं, डेबिट करना है, कम करना है। सीआरई और एनसीआई को डेबिट करना है। अगर मैं पोस्ट एक्ट को डेबिट कर देता हूँ तो इट मींस कि सीआरई और एनसीआई ही कम है। तो ये हमारी इम्पेयरमेंट की एंट्रीज हैं। इम्पेयरमेंट कैलकुलेट कैसे होना है? या तो अमाउंट गिवन होगी कि इतनी अमाउंट से इम्पेयरमेंट होगी, एक चीज। दूसरी चीज वो कहेगा 5% ऑफ गुडविल इम्पेयर हो गया। तीसरा तरीका, उसने कैरिंग अमाउंट दे देनी है, लेट्स से 100। वो कहेगा इम्पेयरमेंट टेस्ट करो। रिकवरेबल अमाउंट नहीं, रिकवरेबल अमाउंट दे देनी है तो हम कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। और ये जिस दिन हम जिस डेट पे कंसोलिडेशन कर रहे हैं ईयर एंड पे, उस दिन पे हमने कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करनी है। वो कैसे होगा? हमने जब खरीदा था एसेट माइनस लायबिलिटी, इक्विटी एंड रिजर्व्स खरीदे थे, उस दिन के इक्विटी एंड रिजर्व्स, उस दिन की इक्विटी एंड रिजर्व्स प्लस, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा पैसे दिए होंगे तो गुडविल, और ये गुडविल 100% होनी चाहिए। 100% से क्या मुराद है? 100% से मुराद है भाई कि अगर सिर्फ प्रोपोर्शनेट मेथड है 90%, 90 गुडविल है लेट्स से 90%, तो ये 100% नहीं है। आप इसको प्रोपोर्शनेट कर लो। लेट्स से ये 100 है, ये 20 है, और ये भी 100 हो जाता है तो 220। और अगर फेयर वैल्यू मेथड होता तो वो तो ऑलरेडी गुडविल 100% पे होती। अगर फेयर वैल्यू होता तो 20 90, ये हो गया 210। इस 90 का मतलब है फेयर वैल्यू मेथड है, इसका मतलब है कि भाई ये ऑलरेडी गुडविल 100% है।
ऑलरेडी गुडविल 100% है। ये मेरे पास कैरिंग अमाउंट आ गई, रिकवरेबल अमाउंट लेट से ये क्या थी 100 थी, तो 110 की इम्पेयरमेंट। अब इम्पेयरमेंट या तो ऐसे चार्ज होगी या ऐसे चार्ज होगी, फेयर वैल्यू मेथड है तो ये चार्ज होगी। पर पोस्ट डेट में गुडविल 100% नहीं है, उसको क्रॉस अप करके 100% कर लें, 220 आ गया। आप इसको रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करेंगे तो ये आ गया 120 का इम्पेयरमेंट। अब चूंकि गुडविल 100% थी, इसमें अपना हिस्सा निकाल लें, जितना भी आएगा उससे ही एंट्री होगी। गुडविल को हमने इस तरीके, इम्पेयरमेंट को हमने इस तरीके से कैलकुलेट करना। जी भाई, जी भैया। यस सर, ये क्लियर हो गया, फेयर वैल्यू अप्रोक्सीमेट जो है ना। इम्पेयरमेंट समझ आ गया। यस सर। सर ये जो इम्पेयरमेंट जो है वो हम रेट हमें अगर दिया तो वो जो हमारी गुडविल का कैरी डाउन आएगा उस पे वो रेट लगा दें, यस यस, और हम जो टी मेथड अकाउंट से देख लें गुडविल कौन सा आएगा, चार्ज उस हिसाब से इम्पेयर जब करते हैं। जब टी अकाउंट से गुडविल आएगा उस पर वो रेट लगा देंगे। ठीक है सर, और जो मेथड चार्ज है उस हिसाब से एंट्री करके उनको वहाँ पे पोस्ट कर दें। हाँ, सिर्फ ट्रिक ही होता है ये कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करना, इसमें भी सिर्फ गुडविल का चक्कर होता है। जी भाई। हाँ जी मान, Yes, sir, clear. हम इम्पेयरमेंट की एंट्रीज कर चुके हैं। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पे आते हैं। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्या है दोस्तों? मैंने एसेट माइनस लायबिलिटीज यानी कि ये खरीदा, अगर ये दोनों ही फेयर वैल्यू पे नहीं होंगे तो काम खराब हो जाएगा। एक्चुअल में मुझे उसकी वैल्यू का पता नहीं लगा होगा, तो अगर उस जब मैं उसको खरीदता हूँ उसकी बुक्स में कोई एसेट फेयर वैल्यू पे नहीं है, लेट से उसकी बुक्स में एक एसेट आ रहा है 100 का और इसकी मार्केट में फेयर वैल्यू है 120, तो मैंने इसको फेयर वैल्यू पे लेकर जाना है। एसेट जितना उसने कम रखा हुआ उतना मैं बढ़ा दूंगा उस दिन के रिजल्ट, क्योंकि खरीदते वक्त जो रिजल्ट हैं वो मैं बढ़ा दूंगा। उसकी बुक्स में 100 का आ रहा है, फेयर वैल्यू 120 है, तो 20 से वो कम आ रहा है, 20 से मैंने बढ़ा दिया। रिजर्व कौन से? खरीदते वक्त जो रिजर्व होते हैं वो प्री है। अब 20 अलर्ट से 10 साल लाइफ थी, 2 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूंगा। ये मैं समझा देता हूँ। जब उसके पास 100 का एसेट था वो 10 पे डेप्रिशिएट कर रहा होगा तो 10 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर होगा। एक्चुअल में 120 पे होना चाहिए और डेप्रिसिएशन 12 से होनी चाहिए, तो 2 रुपए की डेप्रिसिएशन कम चार्ज हो रही है, वो 2 रुपए की, यानी कि 20 से एसेट कम आ रहा था और 2 की डेप्रिसिएशन कम आ रही थी। तो हम ये मैंने लॉजिक समझा दी। हमने करना क्या है, फेयर वैल्यू से एसेट बढ़ा देना, एसेट डेबिट प्री क्रेडिट, और प्री एक्ट के ऊपर रिमेनिंग लाइफ डिवाइड करेंगे तो उससे हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। अच्छा मजे की बात, जब लाइबिलिटी होगा, लेट्स से लाइबिलिटी 100 से 100 की उसकी बुक्स में आ रही है, लाइबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 110 उसकी फेयर वैल्यू है, तो 10 से कम आ रही है। अब चूंकि लाइबिलिटी है इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। अब हम इसकी कर देते हैं एंट्रीज पोस्ट करते हैं। पहली एंट्री एसेट डेबिट प्री क्रेडिट, एसेट डेबिट एसेट, यहाँ पे लेट्स से यहाँ, अरे यार यहाँ पे आ जाएगा फेयर वैल्यू एसेट डेबिट और यहाँ पे आ जाएगा फेयर वैल्यू प्री क्रेडिट। ये होगी पहली एंट्री। पोस्ट एक डेबिट 2 से डेप्रिसिएशन, डेबिट मतलब कम, और एसेट क्रेडिट 2 से डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये एंट्री हो गई। फिर लाइबिलिटी प्री एक डेबिट का मतलब कम करना पड़ेगा, फेयर वैल्यू ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी क्रेडिट 10 से, लाइबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। लेट्स से यहाँ पे लाइबिलिटी है जिसको मैं बढ़ा दूं, यानी कि जो एसेट नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, उसमें
जिस चीज की हम बात कर रहे हैं उसमें उसका कोई ना कोई हेड होगा, तो हम उस हेड को जाके ये चार्ज कर दें। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पे कोई सवाल? ये सर ये समझ आ गई अब। हाँ जी, किसी का कोई इतराज? नो सर। फेयर वैल्यू जैसे समझा है इसी तरीके से कंटिंजेंट लायबिलिटी समझ लेते हैं। आईएस 37 कहता है कंटिंजेंट लायबिलिटी को डिस्क्लोज करो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब जब हमने सब्सिडी को खरीदा होगा उसकी बुक्स में एक कंटिंजेंट लायबिलिटी आ रही है 50, उसने तो एज पर 37 ये सही किया है, बट कंसोलिडेशन के रूल्स क्या कहते हैं कि इसको भी फेयर वैल्यू पे ले। इसका मतलब कंटिंजेंट लायबिलिटी उस दिन उसकी फेयर वैल्यू अगर 40 है तो फेयर वैल्यू पे मैं उसको रिकॉर्ड करूँ और उस दिन के रिजल्ट्स क्रेडिट हो जाएंगे। अब फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लिया, जब ईयर एंड आएगा इसमें फेयर वैल्यू का इंक्रीज डिक्रीज भी देखना। लेट से साल के एंड पे फेयर वैल्यू 50 हो गई, 60 हो गई, तो 20 से मजीद बढ़ गई। अब रिजर्व फ्री नहीं, जो एक्विजिशन के टाइम पे काम करने हैं उसमें रिजर्व पोस्ट लगेगा, जो एक्विजिशन के बाद करने हैं उसमें रिजर्व पोस्ट लगेंगे। इसका मतलब अब मैं इसकी एंट्री करूंगा प्री 40 से डेबिट, फेयर वैल्यू कंटिंजेंट लायबिलिटी से डेबिट, और कंटिंजेंट लायबिलिटी लेट से यहाँ पे कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है 40 साल, फिर पोस्ट टैक्स 20 से डेबिट, कंटिंजेंट लायबिलिटी 20 से डेबिट और 20 से कंटिंजेंट लायबिलिटी क्रेडिट। तो ये मैंने कंटिंजेंट लायबिलिटी की एंट्री भी पोस्ट कर दी। जी भाई। हाँ भाई, मुंडे और कुड़ियों के बालों। सर ये नहीं समझ आया। कंटिंजेंट लायबिलिटी सब्सिडी की बुक्स में एक इंग्लिश की लाइन लिखी होगी, ये कोर्ट का केस चल रहा है, हो सकता है कि हमें 40 मिलियन देना पड़ जाए, बट फ्यूचर जीवन पर डिपेंडेंट है, फलाना फलाना फलाना। आईएस 37 के हिसाब से उसकी इंग्लिश की लाइन लिखी है बस, और कंटिंजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर देते हैं। कंसोलिडेशन कहता है कि जिस दिन हमने उसको एक्वायर किया कंटिंजेंट लायबिलिटी को भी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना, उस दिन उसकी फेयर वैल्यू 40 है तो 40 पे उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। जब आप 40 पे उसको रिकॉर्ड कर लोगे साल के एंड पे उसका फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज भी देखना है। 40 पे मैंने फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दी थी, साल के एंड पे उसकी फेयर वैल्यू 60 हो गई है, तो मैं उस 60 को भी अकाउंट पर कर रहा हूँ। हाँ जी। तो सर अगर वो हमें ये कह दे कि सब्सिडरी ने साल के एंड पे उसे किसी और पैसों से रिकॉर्ड कर लिया, फिर इस तरह की भी एक एडजस्टमेंट आई हुई है। आई हुई, बिल्कुल आई हुई। पहले बेसिक समझेगा तो उधर तक पहुंचाएंगे। ठीक है सर, क्योंकि ना वो समझ नहीं आई मुझे अभी तक। जी पहले बेसिक समझ आ गई। हाँ जी ये समझ आ गई सर। अब वो जो आप कहते हैं उसने 50 की थी उसकी बुक्स में, हमने एक्वायर किया, महीने बाद उसने रिकॉर्ड कर ली 50 की। उसने क्या एंट्री की होगी? उसने कंटिंजेंट लायबिलिटी क्रेडिट पोस्ट टैक्स डेबिट, खरीदने के बाद रिजर्व पोस्ट टैक्स से डेबिट की, हमें उसकी करेक्शन एंट्री करनी पड़ेगी। एक दफा मैं क्लियर कर लूं सारा, नहीं साइकिल क्लियर कर लूं, साइकिल क्लियर कर लूं, फिर पूछ लीजिएगा जिसको जो पास्ट पेपर में सवाल आता है, कंफ्यूजन आएंगे। ये साइकिल बेसिक कंप्लीट कर लें, बात समझ रहे हैं? ठीक है सर। तो उसके बाद जिसका जो सवाल होगा वो पूछ लीजिए भाईजान, मैं इतने ही, मैं कहना नाश्ते जा रहे हैं। हाँ जी ईमान, क्लियर करता होता हूँ कि नहीं क्लियर करता? यस सर, करते होते हैं। अच्छा जी। हाँ फिर ईमान कहेगी सर बस लेट हो जाता है, कभी आधा दिन लेट हो जाता है, कभी एक दिन लेट हो जाता है, ऐसे ही है। नहीं नहीं सर, ठीक हम्म है।
अच्छा जी, एक्विजिशन कॉस्ट, जब हमने एक्वायर किया होता है हमारी बैलेंस शीट में आ रहा होता है इन्वेस्टमेंट एंड सब्सिडी 200, तो कहता है एक्विजिशन कॉस्ट, जब पेरेंट इन्वेस्टमेंट करता है ना वो सारी अमाउंट उठा के इन्वेस्टमेंट में डाल देता है। स्टैंडर्ड कहता है एक्विजिशन कॉस्ट को चेक करो, इसने यहाँ पे जब सारी चीज इन्वेस्टमेंट में डाली तो उसने इन्वेस्टमेंट एंड सब्सिडी 200, बैंक 200, उसने ये एंट्री की 200 से। हमने इसको क्रॉस चेक करना है, अगर सवाल में इंफॉर्मेशन में कुछ सब डिटेल दी हो, सब डिटेल किसकी, इन्वेस्टमेंट की, लेट से वो कहता है जी 20 शेयर इन्होंने खरीदे हैं 1.9 के हिसाब से, तो ये 190 बनता है। इसका मतलब नीचे इंफॉर्मेशन में कोई भी ऐसी डिटेल हो जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, आप उसको कैलकुलेट करेंगे, टोटल आ जाएगा, उसको बैलेंस शीट की फिगर से कंपेयर करेंगे। अगर तो ये टोटल कम है, इसका मतलब इसमें 10 रुपए का खर्चा शामिल है। एंट्री इस तरीके से होनी चाहिए थी, एक्सपेंस 10 से और बैंक 200 से, 190 की इन्वेस्टमेंट है, 10 का खर्चा है, 200 रुपया बैंक है। अब उसने क्या किया हुआ है, उसने इन्वेस्टमेंट 200 से की हुई है, बैंक ये क्रॉस हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट 200 से है, इन्वेस्टमेंट 190 से होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट को 10 से कम कर दें, एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, तो नेट करके जब आप क्रॉस वेरिफिकेशन करोगे इन्वेस्टमेंट की फिगर इससे ज्यादा बनती है, जितना बैलेंस शीट में ज्यादा आ रहा है एक्सपेंस टू इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस पेरेंट का है तो सीआरई में चला जाएगा। 10 से हम एक्विजिशन कॉस्ट कर लेंगे, एक्विजिशन कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट 10 एक्विजिशन कॉस्ट, यहाँ पे शेयर कैपिटल 90% था, यहाँ पे शेयर कैपिटल 10% था। जी एक्विजिशन कॉस्ट की किसी को समझ आ गई है तो बताओ। यस सर, आगे समझ। सर ये एक दफा फिर बता दें। क्या बता दो सवाल। सर सर ये कि एडजस्टमेंट क्या गिवन होगी जब हमने ये चीज कंसिडर करनी है। बच्चे नीचे लिखा होता है ना, उसने सब्सिडी के इतने शेयर खरीदे, एक शेयर इतने का खरीदा, तो मैं अमाउंट निकाल सकता हूँ ना, उसको कंपेयर कर लेना बैलेंस शीट की इन्वेस्टमेंट से। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट एंड सब्सिडी दी हुई है ना, कि नहीं दी हुई। यस सर, यस सर। तो जो नीचे का इंफॉर्मेशन है कि यार इसने 90% सब्सिडी के शेयर खरीदे हैं और उस दिन सब्सिडी का शेयर की जो मार्केट वैल्यू वो इतनी है, तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि कितनी इन्वेस्टमेंट बनती है, कि नहीं कर सकते। यस सर। अच्छा सर ये अमाउंट हमारी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा भी हो सकती है। नहीं, ओके। उसने ज्यादा करके तो लिखी होती है, ज्यादा क्यों हो सकता। अच्छा जी, बड़ा अहम कॉन्सेप्ट, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट, डिफरेंट तरह से हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। कैश से सिंपल इन्वेस्टमेंट डेबिट, बैंक ये कैश करेगा, और ये नॉर्मली जो इन्वेस्टमेंट सब्सिडी होती है वो यही होती है। ये हमारी पहली कैटेगरी। दूसरी है इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं शेयर देकर, अगर तो शेयर पूरे पूरे फेस वैल्यू पे हैं तो ऐसे हो जाएगा, नहीं तो शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, फेस वैल्यू से ऊपर प्रीमियम मिलेगा, या ये होगा या ये होगा। हर चीज को लेकर एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा याद रखनी है, क्या बोला, शेयर में देखना है कि यार उसने
बताया होगा क्या इसकी एंट्री हो गई है या इसकी एंट्री नहीं हुई। अगर तो एंट्री हो गई है तो फिर ठीक है, फिर कुछ भी नहीं करना, उसने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है। अगर एंट्री नहीं हुई तो एंट्री करेंगे। इन्वेस्टमेंट डेबिट, यहाँ पे शेयर की इन्वेस्टमेंट डेबिट आ जाएगी और शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर कैपिटल यहाँ पे आके ऐड कर देंगे। और क्या है जी, शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम का हेड नहीं है तो बना लें, यहाँ पे शेयर प्रीमियम है। ये कब करना है, जब उसने लिखा हो कि इसकी एंट्री नहीं हुई, स्पेसिफिकली मेंशन हो। अगर मेंशन नहीं है तो इट मींस एंट्री कर दिया। जी भाई, इस पे कोई इतराज? नो सर, क्लियर है, ये टाइप्स हो गई हैं। अभी तो 2 हुई हैं, अभी तो 5 हैं। तीसरी पे आते हैं, लोन नोट्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। एंट्री तो वही रहेगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट और लोन नोट, बॉन्ड क्रेडिट। एंट्री वाला याद रखना है हर केस। एंट्री हो गई है तो इग्नोर कर दें, एंट्री नहीं हुई तो एंट्री कर दें। ये भी ऐसे हो जाएगा, लेट्स से इसकी भी एंट्री नहीं हुई, रिकॉर्ड नहीं हुआ, लोन नोट्स, और यहाँ पे आ जाएगा लोन नोट्स। अब यहाँ पे जो एक चीज याद रखनी है एक्स्ट्रा, क्या ये कंपनी से खरीदे हैं या बाहर किसी बंदे से खरीदे? अगर तो बाहर किसी बंदे से खरीदे हैं, नो टेंशन। अगर उसी कंपनी से जिसके ये लोन नोट्स हैं, इनके सब्सिडी से, तो ये रिसीवेबल पेबल होगा। इसका मतलब इसकी एंट्री हम करेंगे पेबल डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। क्यों? क्योंकि जिसने खरीदे हैं उसने अपनी बुक्स में लेट से 100 रुपए की थी, 100 रुपए का रिसीवेबल बुक किया हुआ है। हमने 100 रुपए देना तो हमारी बुक्स में पेबल है, तो रिसीवेबल पेबल 100 से खत्म कर देंगे करंट एसेट में 100 100। और ये कब होगा? जब डायरेक्ट आप उसी कंपनी से खरीदोगे तब। इसमें ये बात याद है जी भाई। लोन नोट्स, बॉन्ड, डिबेंचर। सर इसकी तो आपने कहा था कि एंट्री बेशक ना करना। नहीं, अगर वो मेंशन कर दे कि ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो फिर रिकॉर्ड करेंगे ना बच्चे। अगर वो मेंशन कर दे, मैंने अगेन कहा हुआ है, मेंशन कर दे कि एंट्री नहीं हुई, मेंशन कर दे कि एंट्री नहीं हुई। अब ठीक है। जी। अगर वो मेंशन कर दे कि भाई ये जो इन्वेस्टमेंट है इसकी उन्होंने कोई एंट्री नहीं की, फिर हम उसको पोस्ट करेंगे ना कि ना करें? क्या कहती हो? नहीं, पोस्ट करेंगे। आपने क्लास में बताया था कि अगर ये इस तरह हो, पेएबल कम हो रहा है और रिसीवेबल, तो वो एक तरह से नेट इम्पैक्ट वही आता है, तो वो शो कराओ या ना कराओ। नहीं 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 नहीं, पेबल रिसीवेबल से ये एलिमिनेट होगा। दोबारा जाकर सुनो, ओके। इंट्रा कंपनी में ऐसे बोल ही नहीं सकता हूँ। दोबारा जाकर सुन लेना, वो किसी और चीज से भुलेखा लग गया होना। अच्छा जी, अब हम आते हैं कंटिंजेंट कंसिडरेशन। कंटिंजेंट कंसिडरेशन क्या होता है? वो कहता है कि पैन 2 करोड़ होने पड़ो, 1 करोड़ साल बाद ले लेना अगर फलाना टारगेट पूरा कर लिया तो। क्या एंट्री करूंगा? इन्वेस्टमेंट डेबिट, कंटिंजेंट कंसिडरेशन क्रेडिट। रिकॉर्डिंग वाला वही रूल, हम इसको रिकॉर्ड, लेट से रिकॉर्ड नहीं हुआ, कंटिंजेंट कंसिडरेशन, और यहाँ पे आ जाएगी कंटिंजेंट कंसिडरेशन। यहाँ पे क्या बात याद रखनी है? यहाँ पे ये बात याद रखनी है, ये जो कंटिंजेंट कंसिडरेशन है, क्या ये इक्विटी है जो आपने पे करना है? पैसे देने हैं या शेयर्स वगैरह देने? पैसे देने हैं तो लाइबिलिटी, बॉन्ड एंड डिबेंचर देने हैं तो लाइबिलिटी, शेयर्स देने हैं तो इक्विटी। यानी कि या तो ये लाइबिलिटी है या ये इक्विटी।
इक्विटी है तो नो टेंशन, बट अगर लायबिलिटी है तो इसका इंक्रीज डिक्रीज, जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटी में किया था, अब ये इन्वेस्टमेंट चूंकि पेरेंट की है तो खर्चा होगा पेरेंट का, लेट से बढ़ गई, और कंटिंजेंट कंसिडरेशन क्रेडिट, सीआरई डेबिट फाइनेंस कॉस्ट है, और कंटिंजेंट कंसिडरेशन क्रेडिट यहाँ पे मजीद एक अमाउंट बढ़ गई। अगेन कंटिंजेंट कंसिडरेशन जो आपने देना, अगर ये इक्विटी है तो इसके इंक्रीज डिक्रीज की टेंशन नहीं लेनी, इग्नोर करते हैं। अगर ये लायबिलिटी है तो इसका इंक्रीज डिक्रीज देखेंगे, और इन्वेस्टमेंट पेरेंट ने करनी है तो जितना इंक्रीज होगा पेरेंट का खर्चा, जितना डिक्रीज होगी पेरेंट की इनकम। बड़ा खर्चा डेबिट कंटिंजेंट कंसिडरेशन क्रेडिट, इस एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे और इस एंट्री की पोस्टिंग करेंगे। जी भाई, ठीक है तो सर। बोलो कुछ। देन आती है डेफर्ड कंसिडरेशन कि यार पैसे मैं दे देंगा, लेकिन पैसे देंगा 2 साल बाद। उसके लिए हमने ये फार्मूला लगाना है, कितने पैसे देने वो यहाँ पे आ जाएंगे, कितने साल बाद देने वो यहाँ पे आ जाएगा, रेट भी गिवन होगा, इट मीन प्रेजेंट वैल्यू देनी है, प्रेजेंट वैल्यू जब आ जाएगी इन्वेस्टमेंट डेबिट डेफर्ड कंसिडरेशन क्रेडिट, इस इन्वेस्टमेंट डेबिट डेफर्ड कंसिडरेशन क्रेडिट, यहाँ पे डेफर्ड कंसिडरेशन आ जाएगी। अब हमें पता है प्रेजेंट वैल्यू ली है तो अनवाइंड करना पड़ेगा, जिस रेट से हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू ली है उस रेट को प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा फाइनेंस कॉस्ट पेरेंट का खर्चा है डेबिट डेफर्ड कंसिडरेशन क्रेडिट। जैसे आप लोगों ने इफेक्ट 1 में अनवाइंड किया, एग्जैक्टली अनवाइंडिंग का रूल हमेशा यही रहेगा, पेरेंट का खर्चा हुआ, फिर फाइनेंस कॉस्ट डेबिट और डेफर्ड कंसिडरेशन क्रेडिट। जी भाई, ये सर क्लियर है ये पॉइंट पांचों। ओके। हाँ जी, किसी को कोई इतराज? सर डेफर्ड कंसिडरेशन भी तो हमने फ्यूचर में पे करनी है ना? हाँ जी बच्चे, तो उसमें तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दे सकता कि फ्यूचर में शेयर्स देगा या बॉन्ड या डिबेंचर, या सिर्फ कैश ही इन्वॉल्व होगा? जेड़ा पॉइंट है ना मैं तुम्हें दस रहा ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ है वो मैं तुम्हें दस ਦਿੱਤਾ, डेफर्ड कंसिडरेशन, ठीक है, जिसमें जो पॉइंट है वो मैंने बता दिया, पांचों में जो जो पॉइंट था ना एक्स्ट्रा वो मैंने बता दिया बच्चे, इसमें नहीं है तो नहीं पता है। और वैसे भी प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि पैसे हैं, ठीक है, जी सर। बात समझ लिए नहीं। और पैसों की प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं अगर वो 1 साल से आगे पे या रिसीव होने, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना कि नहीं है। चलिए आगे। सर अंडरस्टैंडिंग है, ये चीज तो ऑब्वियसली पता है, ये कि तो प्रेजेंट बच्चे वैल्यू हम इसमें अगर उसको वो लेके इक्विटी कैलकुलेट लायबिलिटी वाला होता तो मैं बता देता ना, यदि भी ओके अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि हर चीज देख के गल दस रहा तो ये होंदी तो भी दस देता कि नहीं है। जी सर जी। चलो अब हम आते हैं यू आर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। व्हाट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट? पेरेंट सब्सिडी को कोई चीज बेचे, सब्सिडी पेरेंट को कोई चीज बेचे, पहले इसका एक साइकिल समझे। 100 रुपए की चीज पड़ी हुई है पेरेंट के पास, पेरेंट कस्टमर को इसको बेचता 20 की, 20 का पेरेंट को फायदा हुआ, जब कंसोलिडेशन बनेगी इसका मतलब ग्रुप को फायदा हुआ, प्रॉफिट। इसी तरीके से सब्सिडी के पास 100 रुपए की चीज है, कस्टमर को बेचता है
सब्सिडी को 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मतलब जब कंसोलिडेशन होगी ग्रुप को 20 रुपए का प्रॉफिट। अब अगर की हो गया, अगर पेरेंट इसकी 100 रुपए की चीज सब्सिडी को 110 की बेचता है, 10 का ग्रुप को फायदा हुआ, ये कस्टमर को 120 की बेचता है, 10 का फायदा हुआ, दोनों को मिला है तो 20 का फायदा, इसका मतलब ग्रुप को 20 का फायदा। तो ये मैं जो समझा रहा हूँ रिजल्ट क्या है, अगर सब बिक जाए तो ग्रुप को जो प्रॉफिट जाना है वो चला गया, सोल्ड के ऊपर टेंशन नहीं, प्रॉब्लम है अनसोल्ड। अगर पेरेंट ने 100 रुपए की चीज सब्सिडी को 110 की बेची और ये नहीं बिकी, इसका मतलब 10 रुपए का जो प्रॉफिट है वो ऐसा प्रॉफिट है जो सब्सिडी ने पेरेंट को बेच के कमाया है। मीन जब हम कंसोलिडेशन करेंगे, ग्रुप एक ही चीज होती है, इंडिविजुअल चीज होती है, इसका मतलब उसने अपने आप को बेच के 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। हम इसको एलिमिनेट करेंगे किस पे, अनसोल्ड, यूआरपी डेबिट, स्टॉक क्रेडिट। अब इस यूआरपी को कैलकुलेट करने के तरीके होते हैं, मार्कअप, मार्जिन, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल्स। जब ये हो या ये हो, जब ये हो कॉस्ट टॉप पे लिखें, अज्यूम करें 100, प्रॉफिट की परसेंटेज कॉस्ट में से, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करें तो सेल आती है। जब ये हो सेल टॉप पे लिखें 100, प्रॉफिट 10 है, प्रॉफिट लेस करें तो कॉस्ट आती है। अब सवाल में अगर सेल प्राइस आप पकड़ रहे हैं लेट्स से 110, यहां से भी सेल प्राइस पकड़े 110, प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करें, आपके पास यूआरपी का आंसर आ जाएगा। अगर मार्जिन है तो ये इक्वेशन बनेगी, मार्कअप है तो ये इक्वेशन बनेगी। अब क्वेश्चन में सेल भी गिवन हो सकती है, कॉस्ट भी गिवन हो सकती है, तो आपने इक्वेशन से इस फिगर को, इक्वेशन यानी कि इधर से अगर सेल पकड़ी है, इधर इक्वेशन से सेल से डिवाइड करें, इधर कॉस्ट पकड़ी है, इधर इक्वेशन से कॉस्ट से डिवाइड करें और प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करें। इस तरीके से आपने यूआरपी कैलकुलेट करना है। और जितना अनसोल्ड हो, याद रखिएगा, जितना, जरूरी नहीं कि 100% अनसोल्ड हो, जितना अनसोल्ड हो सिर्फ उस पे यूआरपी कैलकुलेट करना है। यह है यूआरपीएन स्टॉक। इसी तरीके से यूआरपीएन एसेट भी हो सकता है, एग्जैक्टली ऐसे ही एंट्री होगी, यूआरपी डेबिट और स्टॉक की जगह पे आ जाएगा एसेट क्रेडिट। अब सोचें, ये जैसे मैंने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का बताया था 100 120, इसकी बुक्स में 100 है, इसने बेचा 120 पे, ये 10 डेप्रिसिएशन चार्ज करे, जब 120 पे सब्सिडी रिकॉर्ड करेगा तो 2 की डेप्रिसिएशन ज्यादा। अब यहाँ पे 100 से 120 पे चला गया है, अब डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे, बेसिकली इस पे होनी चाहिए ना, जैसे फेयर वैल्यू पे उसने कम रिकॉर्ड किया था तो डेप्रिसिएशन ज्यादा होनी चाहिए थी। यहाँ पे एसेट 100 का है, इसको बढ़ा के 120 पे कर दिया गया तो डेप्रिसिएशन 100 पे होनी चाहिए थी, 120 पे हो रही है, 2 की डेप्रिसिएशन कम कर देंगे। और ये जो यूआरपी है और ये जो रिजर्व्स हैं, ये सेलर्स के होंगे, बेचने वाले। ये जी हमारी यूआरपी की एडजस्टमेंट है। अब इसको हम कर लेते हैं पोस्ट यूआरपी डेबिट। लेट्स से पेरेंट ने बेचा यूआरपी और स्टॉक यहाँ पे कोई करंट एसेट है जिससे माइनस हो गया। लेट्स से ये सब्सिडी ने बेचा तो पोस्ट है, पोस्ट है डेबिट और स्टॉक हम क्रेडिट कर चुके हैं, यानी कि या तो ये होगा या वो होगा।
अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं यूआरपी, बेचने वाले का प्रॉफिट। अगर पेरेंट है तो ऐसे ही आ जाएगा, सब्सिडी है तो ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे क्रेडिट का होगा एसेट। देन एसेट डेबिट, एसेट डेबिट और बेचने वाले के रिजर्व्स क्रेडिट, यानी कि या तो यहाँ पे आ जाएगा डेप्रिसिएशन पेरेंट का है, या यहाँ पे आ जाएगा अगर सब्सिडी का, बेचने वाले के रिजर्व्स। तो ये हमारा यूआरपी का कॉन्सेप्ट। जी भाई, कोई सवाल? सर इसमें इन्वेंट्री का तो समझ आ गया, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का है ना, ये नहीं पॉइंट समझ आया कि ये जो हमारे यूआरपी पास समझ आ गया? अनरिलायंस प्रॉपर्टी। यूआरपी हाँ समझ जी आ गया? यूआरपी, अरे यूआरपी का तो एक जैसे ही है सर, ना दोनों। यूआरपी जो है ना वो इन्वेंट्री का समझ आ गया है, उसका नहीं पैसे में समझ आया 100 ये रुपए आपने का, प्रॉपर्टी वो प्लांट एक मिनट, वो इक्विपमेंट। एक मिनट, यूआरपी तो दोनों सेम है ना। स्टॉक 100 रुपए का चुक के 120 रुपए का बेचता है, हमें एसेट चुक के 100 रुपए का 120 का बेचता है। यूआरपी तो दोनों में सेम है। एक समझ आ गई तो दूसरा कैसे समझ नहीं आया, ये बताओ पहले जरा मुझे। नहीं सर, अब 20 के बाद में भी तो आपने एडजस्टमेंट किया है ना। अरे बाद वाला छोड़ो ना, पहले यूआरपी का बताओ। दोनों यूआरपी समझ आ गए? यस सर, वो तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैं एसेट ना बेचता तो डेप्रिसिएशन कितने पे चार्ज हो? 100 पे चार्ज होती है, 120 की बजाय, अगर एसेट ना सर बेचता। डेप्रिसिएशन 10 की करता। 10 की करता ना। हाँ अब जी। अपने आप को बेच के 120 का कर दिया, डेप्रिसिएशन 12 की हाँ कर जी। रहे हैं। दो की डेप्रिसिएशन ज्यादा कर रहे हैं ना। दो। हाँ जी, 2 से डेप्रिसिएशन ज्यादा हो रही है। रिवर्स कर देंगे, जैसे प्रॉफिट रिवर्स किया है, जितना प्रॉफिट रिवर्स किया लेट्स से 20 का, उसी पे 10 को डिवाइड करेंगे, उतनी डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे। फेयर वैल्यू में, फेयर वैल्यू में डेप्रिसिएशन इंक्रीज करेंगे, यूआरपी में डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे, डिक्रीज करेंगे, याद रखना। अब ठीक है भाई? यस सर, ठीक है। हाँ जी, किसी को कोई और इतराज? हाँ जी, वो दस दो ओए जालिमो। यस सर। इंट्राकम, हम पेरेंट और सब्सिडी एक दूसरे को स्टॉक बेचते हैं, लोन देते हैं, डिविडेंड है, डिफरेंट चीजें हैं, एक दूसरे को जो सेल परचेज करते हैं। अरे यार, चल पे भाई। तो जब कोई बंदा एक चीज सेल करता है तो उसकी बुक्स में रिसीवेबल आ जाता है, लेट्स से 50। जो बंदा उसको रिसीव करता है उसकी बुक्स में आ जाता है पेपर। इसमें या तो सेम अमाउंट होगी या डिफरेंट होगी। सेम अमाउंट में पंगा ही खत्म। अब रिसीवेबल और पेबल की एंट्री करेंगे, जैसे हमने लोन नोट्स में पेबल से जाके आप 50 कम कर दोगे, रिसीवेबल से भी आके आप 50 कम कर दोगे। सेम अमाउंट में कोई मसला नहीं, अमाउंट डिफरेंट होती है। कैसे बोला? देखिए, जब जिंदगी में उसने पहली दफा 100 का स्टॉक भेजा पेरेंट ने, उसने रिसीवेबल बुक कर लिया। उसने 100 रिसीव किया, उसने पेपर बुक कर लिया, सिनेरियो है। मजीद पेरेंट ने 50 का स्टॉक भेजा, उसने रिसीवेबल बुक कर लिया, यहाँ तक स्टॉक पहुंचा ही नहीं। तो गौर करें, रिसीवेबल पेरेंट की बुक में 1500 आ रहा है, पेएबल कितना आ रहा है? 500। इसकी मैं एंट्री अगर करूँ, सॉरी, 100 और 150। पेएबल आ रहा है 100, रिसीवेबल आ रहा है 150। अब ये पहुंचा ही नहीं है, इन ट्रांजिट है, स्टॉक है इन ट्रांजिट। एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो बी, 100 पेरेंट ने भेजा रिसीवेबल, उसने रिसीव कर लिया पेएबल,
फिर 50 पेरेंट ने भेजा रिसीवेबल, उसने रिसीव कर लिया पेबल। अब एक की बुक में रिसीवेबल आ रहा है 1500, दूसरी की बुक में पेबल आ रहा है 1500। अब जिसकी बुक्स में पेबल आ रहा है 1500, उसने 1200 रुपए का चेक भेज दिया। तो उसने जैसे चेक भेजा होगा, पेबल अपना काम कर दिया, अब इसकी बुक्स में पेबल आ रहा है 1300, इस तक चेक पहुंचा ही नहीं है, इसकी बुक्स में रिसीवेबल आ रहे 1200। इसका मतलब है ये जो डिफरेंस है, ये तो चेक इन ट्रांजिट की वजह से आ सकता है या स्टॉक इन ट्रांजिट की वजह से आ सकता है। तो रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे, पेबल को डेबिट करेंगे, और इन ट्रांजिट आ जाएगा हमारे पास स्टॉक या चेक। पहले हम चेक वाली एंट्री करते हैं, 300 से पेबल क्रेडिट, 300 से पेबल क्रेडिट, चेक इन ट्रांजिट, एक नया टी अकाउंट बना लें यहाँ पे 1200, रिसीवेबल 1200 से 1500 से कम है। ओके, अब इस एंट्री को पोस्ट करते हैं, पेबल 100 से कम हो गया, रिसीवेबल अच्छा 1500 नहीं है, 150, 150 120, अच्छा जो भी फिगर है। क्या थी एंट्री? पेबल रिसीवेबल 150 से कम हो गया, ठीक है, और स्टॉक इन ट्रांजिट एक नया, जैसे चेक इन ट्रांजिट ऐसे स्टॉक इन ट्रांजिट नया नया ऐड बनेगा 50। अब जब स्टॉक इन ट्रांजिट होगा तो इस पे यूआरपी भी कैलकुलेट करेंगे, यूआरपी डेबिट, यूआरपी जो यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखा वैसे, स्टॉक इन ट्रांजिट क्रेडिट, लेट्स से 50 में ये 10 बनता है, तो यूआरपी बेचने वाला, अगर तो बेचने वाला पेरेंट है तो यूआरपी इसका कम हो जाएगा, अगर बेचने वाला सब्सिडी है तो इसका कम हो जाएगा, और स्टॉक एंड ट्रांजिट हो जाएगा क्रेडिट। ये हमारा इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। जी भाई, किसी को कोई समझ आई हो तो बताए। यस सर, ये हो गया, ये वाला पॉइंट इंटर ग्रुप वाला समझ आ गया। हाँ जी ईमान, और बाकी लोग जी सर। कोई मसला? हाँ जी, नो सर। बैलेंस शीट का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो रह गया डिस्कस होने से, सवालों की कंफ्यूजन नहीं, कोई ऐसा मेजर कॉन्सेप्ट जो डिस्कस होने से रह गया? जी अब्दुल रऊफ, अब्दुल मुताल, ईमान, मानूर, सुहेब, शुएब। जी दोस्तों, बैलेंस शीट का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो डिस्कस होने से रह गया? सर एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का था पॉइंट के, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर मेरा कैपिटल सवाल वैल्यू, सुनो पहले, चुप करो, ओए चुप करो, सवाल सुनो। मैंने कहा बैलेंस शीट का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो डिस्कस होने से रह गया। अब उनसे रिलेटेड कंफ्यूजन हो सकते हैं, वो एक अलग चीज है। क्या कोई ऐसा मेजर एरिया है, जैसे यूआरपी, इम्पेयरमेंट, गुडविल, फेयर वैल्यू, कंटीजेंट लायबिलिटी, ऐसा कोई एरिया जो डिस्कस होने से रह गया? कंफ्यूजन पे बाद में आते हैं। हम्म, हाँ जी, कोई ऐसा एरिया जो डिस्कस होने से रह गया? नो सर। चलो ठीक है, अब पूछो जी, क्या कंफ्यूजन है? हाँ जी, बड़ा जोर लगा यार बैलेंस शीट पे तो। सर वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का एक पॉइंट था जिसमें हम फेयर यार वैल्यू एक मिनट जब मुझे दे दो, एक मिनट मुझे दे दो, मैं इसको ना क्लोज करवा लूं, एक मिनट दे दो बस। ओके सर। ये मैं वर्किंग क्लोज कर लूं, फिर डिस्कशन ही करनी है। यार ये क्या है, गर्म हो गया लैपटॉप, ओए होए होए, धुआं निकल रहा है इससे तो। नो नो नो,
हमने यहाँ पे टी अकाउंट क्लोज करना है गुडविल का, ये गुडविल की फिगर आ जाएगी। एनसीआई और सीआरई क्लोज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उससे पहले हमें प्री एक्ट और पोस्ट एक्ट, प्री एक्ट के ये जो सारे हैं प्लस माइनस करेंगे, उसमें से जो मेरा हिस्सा है ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, गुडविल पहले चार्ज कर दी, प्री तो डाला नहीं था, प्री डाला, अब ये गुडविल आई, गुडविल आएगी यहाँ पे, और एनसीए में प्री चला जाएगा, फिर यहाँ पे ये सीआरई में चला जाएगा, पोस्ट जो मेरा हिस्सा है, पोस्ट यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे पोस्ट चला जाएगा। अब जैसे मैं गुडविल क्लोज करके यहाँ पे ले आऊँ, एनसीए क्लोज करूंगा, यहाँ पे ले आऊंगा, सीआरई क्लोज करूंगा, सीआरई में यहाँ पे ले आऊंगा। तो ये इन तीनों टी अकाउंट क्लोज करने से पहले आपको रिजर्व क्लोज करना पड़ेगा। और ये जो गुडविल एनसीए की डाली थी, यहाँ पे शेयर कैपिटल फ्री, इसका मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। आपने यहाँ पोस्ट से ऊपर एनसीए में जितनी चीजें हैं वो पुट करते हैं। शेयर कैपिटल है, फ्री एक रिजर्व है, यहाँ पे आ जाएगी फेयर वैल्यू, ये आपके पास आ जाएगी गुडविल। इस गुडविल की एंट्री आपने क्या की थी? एनसीए की गुडविल डेबिट, एनसीए क्रेडिट, यानी कि एनसीए में शेयर कैपिटल, हर तरह के रिजर्व पोस्ट से पहले सारे यहाँ पे आ जाएंगे फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू क्या होती है? जब आपने एक्वायर किया था सब्सिडी को, उस दिन एनसीए की फेयर वैल्यू या तो सीधी सीधी एनसीए की फेयर वैल्यू गिवन होगी, या बताएगा उस दिन शेयर की जो फेयर वैल्यू थी वो ये है। अब हमने देखना है कि हमने कितने खरीदे हैं, बाकी एनसीए के कितने बचते हैं। इस तरीके से जो हमने खरीदे हैं उसके बाद जो शेयर बचते हैं वो एनसीए के, और उसकी एक शेयर की वैल्यू गिवन होगी, तो आप ये फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास ये गुडविल आ जाएगी, गुडविल में ले जाएंगे और एनसीए में ले जाएंगे। देन हम गुडविल का अकाउंट, एनसीए का अकाउंट, सीआरई का अकाउंट, सबसे पहले आप रिजर्व क्लोज करेंगे, उसके बाद फिर आप पहले नंबर पे रिजर्व क्लोज होगा, दूसरे नंबर पे अगर फेयर वैल्यू है तो पहले एनसीए की गुडविल क्लोज होगी। जब ये हो जाएगा फिर आप ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे। और मजे की बात, जो फिगर बैलेंस शीट में आएगी वो गुडविल, एनसीआई और सीआरई की, एनसीआई, सीआरई और गुडविल। इसका मतलब है एनसीए के टी अकाउंट भी क्लोज होकर गुडविल में चला जाएगा। ये जो रिजर्व्स है ये चारों टी अकाउंट में क्लोज हो जाएंगे, और इन चार टी अकाउंट के बैलेंसेस हम कहाँ पे ले जाएंगे? बैलेंस शीट में। तो उसके साथ हमारी बैलेंस शीट में जो सारी फिगर्स हैं वो आ जाएंगी। बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे तो इंशाल्लाह ये टैली हो जाया करेगा। जी भाई, आप पूछो। जी माँ, किसके क्या सवाल हैं? सर बस एक वही एडजस्टमेंट जो पूछी थी अभी बता दें कि अगर क्या? कंटिंजेंट लायबिलिटी बाद में वो रिकॉग्नाइज करो एक मंथ के बाद तो क्या होगा? हाँ, उसने देखो, लेट से हमने 50 रुपए से प्री एक्ट डेबिट किया और कंटिजेंट लायबिलिटी क्रेडिट की। उसने बाद में क्या किया है? उसने बाद में 50 से लायबिलिटी क्रेडिट की और 50 से डेबिट कर दिया पोस्ट है। तो एक्चुअल में उसने जो 50 है, 50 उसने ऐसा रिजर्व कम कर दिए जो नहीं होना चाहिए, तो हम करेक्शन एंट्री करेंगे। ठीक है, हमने क्या एक्चुअल सही एंट्री क्या होनी है? प्री एक्ट टू कंटिजेंट लायबिलिटी, उसने पोस्ट एक्ट टू कंटिजेंट लायबिलिटी कर दी, तो कंटिजेंट लायबिलिटी डेबिट, पोस्ट एक्ट क्रेडिट, करेक्शन होगी जी। ओके सर। गलत रिजर्व उसने हिट कर दिया ना, एक्विजिशन के टाइम पे प्री एक्ट हिट होना चाहिए, ठीक है, उसने पोस्ट एक्ट हिट कर दिया, तो हम करेक्शन करेंगे। जी भाई, और भी सवाल? किसके ध्यान में कोई पास पेपर का कंफ्यूजन सवाल आ रही है? जी जी वो यानी कि एक पॉइंट है कि
एट एक्विजिशन डेट पे सब्सिडरी के एसेट की कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू आपस में थोड़ी डिफर कर रही हो, तो हम उसको एडजस्ट कर देते हैं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्रेडिट करके और वो एसेट को डेबिट करके। और उसके बाद अब सब्सिडरी उस एसेट को साल के एंड पे बेच दे, अगर कंसोलिडेशन डेट से पहले बेच दे, फिर तो हम उस एंट्री को फिर रेक्टिफाई दोबारा किस तरह करेंगे जब कंसोलिडेशन करेंगे? पहली बात है कि बंदा लाल है जुत्ती से तेनों घर छड़ गया हुआ क्यों भला क्या हुआ सर? बंदा जुत्ती ला लवे ते तेनों जुत्ती फेरते फेरते घर छड़ गया हुआ क्यों भला? अगर हम 31 दिसंबर 2012 पे खड़े हैं अगर हम 31 दिसंबर 2012 पे खड़े हैं तो सब्सिडी की बैलेंस शीट और पेरेंट की बैलेंस शीट उसी डेट की होती है, तो उसमें तो वो एसेट होगा नहीं। जब वो एसेट नहीं होगा तो उसकी फेयर वैल्यू भी एडजस्ट नहीं की होगी। सही साहब तो नहीं सर, फेयर वैल्यू तो हमने जब एसेट एक्वायर करेंगे वो तो हम एडजस्टमेंट उस टाइम करेंगे ना, उसको फेयर वैल्यू पे लेके आएंगे। बेटा उसकी और अगर स्टेटमेंट तो वो होती एसेट उसकी है अरे सुन ले भाई, उसकी स्टेटमेंट होती है कि जो एसेट बैलेंस शीट में आ रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू कम है, वो तो एसेट बैलेंस शीट में आ नहीं रहा। अब नहीं तो उसकी हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे फिर। वो होएगा ही नहीं, एडजस्टमेंट की करनी है, एक एसेट है ही नहीं बैलेंस शीट है, वो तो गल कर रहे हैं कि है। सर लेकिन हमने शुरू में साल के जब हमने एसेट को यानी वो सब्सिडरी को एक्वायर किया है, हमने उसके जो एसेट थे उनको फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करके साल के शुरू में बढ़ा दी है। ठीक ठीक है, अब सब्सिडरी ने तो नहीं ना बढ़ाया होगा, सब्सिडरी ने वो उससे ले ली है, उसने की कैरिंग वैल्यू थी। तुम्हारी कंसोलिडेशन की बेसिस नहीं थी। मेरी बात सुनो लड़के, कंसोलिडेशन हमने जब एक्वायर किया उसके 2-3 साल बाद खड़े होके कर रहे हैं ना, जिस दिन कर रहे हैं उस दिन की क्लोजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें वो एसेट नहीं आ रहा। हम आज खड़े हो नहीं सर, मैं कह रहा हूँ अगर हमने पहला कर लिया। अरे यार मेरी बात सुन लेना, हम तो बोल रहे हैं ना 31 दिसंबर 2020 पे खड़े हैं, ये 1/1/16 को खरीदी थी, तो 31 दिसंबर 2020 पे खड़े होकर कंसोलिडेशन कर रहे हैं और उसमें हम ये कह रहे हैं कि आज जो बैलेंस शीट में आ रही है उसकी फेयर वैल्यू क्या कहते हैं कम है, उसकी फेयर वैल्यू कम है, ऐसे नहीं होता। नहीं सर, मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। उत्तर मैं तेरे लिख के दसदा, मैंने पता तू की पूछ रहे हैं, गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं ना, फंसा रहे हैं अपने आप में। बेटा ये देखो 31 दिसंबर 2020 इसी दिन कंसोलिडेशन बनानी होती है, पहला सवाल। लेट्स से ये डेट है सर बनानी होती है लेकिन पहले अरे यार गाल तो सुन ले फिर जवाब क्लियर करना कि नहीं। सर हम 1 जनवरी ओ यार मेरी गाल सुननी है, सवाल हल कराना है कि नहीं कराना है, मैं तुझे स्टेप बाय स्टेप ले चलता हूँ, घर तक ले चलता हूँ, रुक तो यार की बंदा है तू, बताएं सर, आप बताएं। बेटा मैं तुझे पास पेपर खोल के दिखा। बैलेंस शीट्स किस डेट की हैं? हैं किस डेट की है बैलेंस शीट? बैलेंस शीट उन्होंने हमें यस सर ईयर एंड 2017 गल सुन ले, चुप कर, गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं, उधर से बोली जा रहे हैं, मैंने हल तक करा दे, स्टेप बाय स्टेप सवालों के जवाब दो। बैलेंस शीट किस डेट्स की हैं दोनों? सर ईयर एंड की 2017। कंसोलिडेशन कब बनानी है? कंसोलिडेशन भी सर इसी दिन को करनी है। इस डेट पे तो ऐसा तो दिख गया, तो क्या वो बैलेंस शीट में आ रहा है? इससे पहले बिक गया ना? यस सर, इससे पहले बिक गया ऐसा नहीं आ रहा है बैलेंस शीट। सर, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन नहीं ना है, ये वाला तो पॉइंट मुझे क्लियर है, आपने ये समझा दिया।
मेरा क्वेश्चन है कि हमने जो मेरी तो स्टेटमेंट एक्विजिशन की का गल पहला कर रहे साल हो होगा ना। ना। अरे अरे मेरी बात सुनो लड़के, जिस कॉन्सेप्ट की तुम बात कर रहे हो ना कि यार जितने एसेट्स हैं सब्सिडी के, उसकी फेयर वैल्यू इतने से कम है। वो क्या कह रहा था, जो ऊपर आ रहे हैं बैलेंस शीट में, उसकी फेयर वैल्यू इतने से कम है। अगर वो एसेट इसमें नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो इसमें काउंट फॉर नहीं होगा। इसके अलावा इंडिपेंडेंट उसने कुछ बताया हो कि एक एसेट सी एक्विजिशन के टाइम पे सी ਉਹਦੀ फेयर वैल्यू दा फर्क सी ते वो देख गए। ठीक है सर। नहीं बात समझे हो कि नहीं समझे हो? पहली एडजस्टमेंट यहाँ पे देखो, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की सर कहाँ मैं देखो। आप उस ईयर की बात कर रहे हैं कि पहले मैं बात कर रहा हूँ पहले ईयर स्टार्ट की, जब हमने स्टार्ट में वो सब्सिडी खरीदी है, उस टाइम उसकी कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू का फर्क आ रहा था, हमने वो एडजस्ट कर दिया। अब उस पहले साल के एंड पे जब हमने खरीदी है। यही मैं कह रहा हूँ ना, ये 31 नवंबर 2017 पे करेंगे। 1/1/11 से भी होता एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तो बेटा वो इस डेट तक इसमें आ रहा है ना, कैरी सर आप फॉरवर्ड उसको होता एक एक गिनती नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ आप 1/1/17 रखें ना। 1/1/17 है। को वो एक एक हमने सारा सब्सिडी कर खरीदी ले, है। एक एक सारा कर ले। हाँ जी, ठीक है, अब 1/1/17 में हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की। हाँ, नहीं अब की, वो जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं की है, की, अब वो वाला नहीं एसेट की, बिक गया है। अरे नहीं करते यही। मुझे सब कोई पास पेपर बताओ, ऐसा कोई एक पास पेपर बताओ। देखो, सर पास पेपर तो एक नहीं। एक एक 17 पे 100 रुपए का एक एसेट है, वो जी टी सर। अकाउंट क्या होता है? एक एक 17 पे 100 का है तो कैरेट ऑन 31/12/17 पे आ रहा होता है। यस अगर ये सर। 10 साल पीछे भी हो तब भी बैलेंस शीट में आ रहा होगा। इसीलिए वो कहता है कि एक्विजिशन डेट पे जो अभी एसेट आ रहे हैं उनकी वैल्यूज में ये डिफरेंट है। बात समझे हो? अब हाँ एक जी सर, अब ये एसेट डिफरेंस की इनमें एंट्री पास हो जाएगी। इनमें जो मौजूद है उनकी एंट्री पास होगी। जो स्टेटमेंट नीचे होती है ना, वो इससे रिलेटेड होती है। अब जो तुम्हारे वाला सवाल है, वो इंडिपेंडेंट एक लाइन में हो सकती है कि एक जब एक्वायर किया तो उस वक्त एक एसेट होता होता था, ठीक है, तो जी सर। उसको उसको हमने प्री एक्ट पे डेबिट किया, क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की। लेट्स जी से सर बिल्कुल। 100 था, 120 पे होना चाहिए था इसको फेयर वैल्यू, बट ये बाद में उसने 150 पे बेच दिया। पहली बात ये है, फजूल आदमी है। जब एक एसेट बिक जाएगा, मैंने अभी क्या कहा, सोल्ड में, तो मेरी अगर बातें चुप करके सुन लेते ना, तो मैं तुम्हें यहाँ क्या तक ले आना। लेट्स से उसकी बुक में 100 ही था, उसने फेयर वैल्यू नहीं की, उसने 150 का बेच दिया। क्या एंट्री की? बैंक में डेबिट, ऐसे ही है। तो यस उस सर। एसेट का जो अल्टरनेटिव एसेट है ना, वो बैंक में आ रहा है, तो सोल्ड के केस में तो टेंशन ही नहीं लेनी। नहीं समझे? वो रिटेन अर्निंग में यस आ सर रहा है, ठीक है। रिटेन अर्निंग में आ रहा है, डेबिट वाली साइड बैंक में आ रही है। जैसे मैंने यस सर। यूआर की पुत्र ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ बिक गई है ना, ਉਹਨੂੰ इग्नोर कर दिया। वो ग्रुप में आके भी बिकती तो एसेट क्रेडिट होता और बैंक डेबिट होता और प्रॉफिट रिटेन नहीं मिल जाता। उसने खुद से भी बेच दिए तब भी यही होगा, बैंक डेबिट होगा, एसेट क्रेडिट होगा और प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में जाएगा। वो इंडिविजुअल बेचे, वो ग्रुप बेचे, एक ही बात है। इट मींस वो बैलेंस शीट में उन सब के इंपैक्ट इस डेट की बैलेंस शीट में आ रहे हैं। तो ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ यस ਨਹੀਂ सर। ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਦੱਸ। यस सर अब होगी क्लियर। वो आप सर ईयर एंड से स्टार्ट कर रहे थे, मैं ਤੇ इसलिए वो ਪੁੱਤਰ मैं ਮੈਂ बार बार आपको ਇੱਥੋਂ ਲੈ क्लासेस ਕੇ दे। ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ। ठीक है सर। हाँ ठीक है, और भी सवाल? बस सर यही एक कंफ्यूजन ना शुरू से मुझे तंग आ रही थी। एक तो कंफ्यूजन है ही जो तुमने, ये ऐसे ही है जैसे बच्चा नादानी की एज में एक चीज जहन में पा लेता है, बस ऐसे होगा तो वैसे होगा तो वैसे होगा। वो होती नहीं है, सेल्फ क्रिएटेड, डेंजरस होती है बड़ी। वैसे मैं तुम्हें बता दूं यार, मेरा पैर लग गया नुकर ते टेबल दी ना, तो जो मास जो होता है जो अंदर साड़ बड़ी मारती है। हाँ जी भाई, हाँ जी, ईमान ईमान के तो 35,000 सवाल होने चाहिए।
सर इनकम स्टेटमेंट और एसोसिएट वाले जो 5 पेपर्स करवाए थे उसके लेक्चर्स बस अपडेट करवा दें। वो हाल तक नहीं की थे दैट उन्होंने। इज सर नहीं उसके नहीं हुए हैं, जो IS 12 के थे ना वो हो गए हैं, उसके रहते हैं अभी। अच्छा चलो मैं देख लेता हूँ। भाई ऐसा भी सवाल है जेडे सेशन में बैठे हुए हैं। नहीं सर। ये जो अभी बात मैं डिस्कस कर कर रहे दे थे ये भी देता क्लियर हूँ। होगी। हाँ भी अब्दुल मुत्ताक तेरा सवाल था ना तेरे थे। यस सर। 100 रुपए का एसेट सिर्फ पीपी चो निकल के बैंक में जाके होना है। ठीक है जी फिर बैलेंस शीट टारगेट यस कंप्लीट सर। हो गया। कल फिर हम इनकम स्टेटमेंट और एसोसिएट दोनों खत्म करेंगे। डन है। यस सर। इंशाल्लाह जी मिलते हैं कल। सलाम वालेकुम। ठीक है अल्लाह सर। हाफ़िज़।